की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 9 के लिए साइंस का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले साइंस का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर एक और वीडियो अपलोडेड है जिसमें आपको पाठ के जो भी प्रश्न हैं, पाठ के अंदर के जो भी प्रश्न है उसके सॉल्यूशन आपको बताया गया उस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि वो भी अपना नोट्स इस वीडियो को देखकर कंप्लीट कर सके। ठीक है, हम लोग को मालूम है कि आप लोग को जो एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे इस बार एग्ज़ाम क्या होगा ऑब्जेक्टिव का, तो अगला बार भी ऑब्जेक्टिव होने का चांसेस है, बट नहीं जानते कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। ठीक, लेकिन ऑब्जेक्टिव जानने के लिए भी हम लोग को सब्जेक्टिव अगर आता है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें केवल सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, साथ में जो भी छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव आएंगे वो सारे के आंसर जान लेंगे। ठीक है, तो अभ्यास के जो भी क्वेश्चंस हैं उस सारे का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न उत्तर है ये आपका। ठीक है, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में कौन सा विधि अपनाएंगे। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में कौन सी विधि अपनाएंगे। ठीक है, तो सारे की विधि हम लोग जान लेते कि किसको पृथक करने के लिए हम कौन सा विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तर लिखा हुआ है कि अगर सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करना है तो वहाँ पर हम लोग कौन सा विधि इस्तेमाल करेंगे, वाष्पीकरण विधि। ठीक है, वहीं पर ही हम लोग को अगर अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना है तो उसमें कौन सा विधि इस्तेमाल करेंगे, ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, उसी प्रकार धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में कौन सा विधि अपनाएंगे, निस्पंदन विधि। ठीक है, दही से मक्खन निकालने के लिए कौन सा, अपकेंद्रण विधि। ठीक है, ये सब विधि जो है ना, ये सब आपसे पूछ लेता है कि दही से मक्खन निकालने में कौन से विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वहाँ पर मान लीजिए ये सब दे देगा, वाष्पीकरण विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, निष्पादन विधि और अपकेंद्रण विधि। तो आप आसानी से अगर जानते हो कि हाँ दही को पृथक करने के लिए कौन सा विधि का इस्तेमाल करते हैं तो आप आसानी से वहाँ पर आंसर बता पाओगे कि अपकेंद्रण विधि। ठीक है, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये सब देख रहे हो कि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो जैसे जल से तेल निकालने के लिए कौन सा विधि अपनाएंगे, पृथक करने के लिए कौन सा विधि अपनाएंगे, तो पृथक कीप। ठीक है, पृथक कीप मतलब आई कीप विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई कीप के विधि का इस्तेमाल करेंगे। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए निस्पंदन विधि। ठीक है, फिर बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने की विधि के कौन सा है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, जिसमें हम लोग चुंबक की मदद से लोहे को खींचते। ठीक है, भूसे से गेहूं के दोनों दानों को पृथक करने की विधि फटकन विधि। ठीक है, तो यहाँ पर सारे का आंसर लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। साथ में अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको वेबसाइट पे जाना होगा और bharsoacademy.online करके आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, वहाँ से चल जाइएगा वेबसाइट, वहाँ पर भी आपको ये नोट्स देखने को मिल जाएगा। पानी में तैयार हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए कौन सी विधि, अवसादन निस्तारण। ठीक है, अवसादन या निस्तारण दोनों में से कोई विधि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पुष्प के पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न रजकों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी विधि का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर ही। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करोगे, विलयन, विलायक, विलय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलय तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चरण बाई ये जब बताया है कि किन किन चरणों का आप प्रयोग करेंगे तो हम चरण बाई यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहले चरण 1, एक बर्तन यानी चायदानी में थोड़ा पानी मतलब विलायक, वो क्या हो जाएगा, विलायक लेकर गर्म करें। ठीक है, चरण 2, गर्म पानी में चाय की पत्ती विलय डालें। ठीक है, चाय की पत्ती क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ठीक है, चरण 3, एक कप में चीनी डालें मतलब विलय करें, एक चीनी डालें। ठीक है, आगे चरण 4, विलयन को हिलाकर छान लें, इस प्रकार प्राप्त विलयन को कप में डालें। और चरण 5, 2 चम्मच दूध कप में डालकर चम्मच से हिलाएं और इस प्रकार
चाय तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब छलनी में से बची चाय की पत्तियों अघुलनशील पदार्थ है जो अवशेष है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को आप रोक दीजिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप वेबसाइट से जाकर वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों को घुलनशीलता को विभिन्न तापमानों पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल से विलय पदार्थों की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तारीखों में दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर विलय पदार्थ क्या है और तापमान केल्विन में है। ठीक है, के में है मतलब केल्विन में है। तो पोटेशियम नाइट्रेट के लिए 283 पे 21। ठीक है, तो इस सब यहाँ पर ही टेबल बना हुआ। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के लिए क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड के लिए, अमोनियम क्लोराइड के लिए। ठीक है, तो सब यहाँ पर ही बताया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि पहला क्वेश्चन है कि 50 ग्राम जल में 373 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितना ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए ये आपको यहाँ पर ही दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा, आपके बुक में भी दिख रहा होगा। हम लोग डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूरा आप पढ़ सकते हो, आंसर आपके पास नहीं, तो आंसर हम लोग यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो 273 केल्विन तापमान पर 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एवं अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता क्रमशः 32 ग्राम हो जाएगी पोटेशियम नाइट्रेट की, 36 ग्राम हो जाएगी सोडियम क्लोराइड की एंड 35 ग्राम हो जाएगी पोटेशियम क्लोराइड की। ठीक है, और फिर 37 ग्राम हो जाएगी अमोनियम क्लोराइड की। ठीक है, अतः इस तापमान पर अमोनियम क्लोराइड लवण की घुलनशीलता सबसे अधिक है। और इसमें पूछा क्या है कि सबसे अधिक किसका होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक किसका होएगा, अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। जैसे संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड, निलंबन। ठीक है, तो ये सब को उदाहरण के साथ ही लोग के बारे में हम लोग को बताना है। जैसे संतृप्त विलयन, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। अर्थात निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार शुद्ध पदार्थ का क्या हो जाएगा कि वे पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं जिनमें विद्यमान सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जो मतलब एक ही रासायनिक प्रकृति के होते हैं। शुद्ध पदार्थ में सदा एक ही प्रकार के कण, परमाणु अथवा अणु होते हैं। सभी तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं। सभी तत्व जैसे सोना, चांदी, हाइड्रोजन और यौगिक क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, चीनी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ये सब अगर एक ही तत्व, एक ही रासायनिक प्रकृति के होते तो वो लोग क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, अब हम लोग देखेंगे कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, तो कोलाइड समांगी दिखता है परंतु वास्तव में होता क्या है, यह विषमांगी होता है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा किए थे पाठ के जब प्रश्न उत्तर कर रहे थे तब। तो अगर आप उसको नहीं देखे तो उसको एक बार जाकर रिपीट कीजिएगा, फिर इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ऐसे में समझ में तो आएगा लेकिन वहाँ से अगर देख लेते हो तो एक और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो उसका भी, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो पार्ट के प्रश्न उत्तर पहला जो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, कोलाइड में कोनों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। वह व्यास में 1 N मीटर और 100 Nm के बीच होता है। यहाँ पर 11 होना चाहिए था। ठीक है, कोलाइड के कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। कोलाइड के कण फिल्टर पेपर से निकल सकते हैं, इसलिए फिल्टरन के द्वारा कोलाइड को पृथक नहीं किया जा सकता। कोलाइड पर्याप्त अस्थायी होते हैं। रखने पर कोलाइड के कण पृथक नहीं होते। कोलाइड उसमें से गुजर रही प्रकाश की किरणें पुंज का परिकरण करता है, क्योंकि उसके कण पूरी
तौर से बड़े होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दूध, साबुन विलयन, स्याही, रक्त, स्टार्च विलयन। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं निलंबन क्या होता है। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन में विलय कणों का आकार पर्याप्त बड़ा होता है। यह व्यास में 100 nm से कम होता है। ठीक है, निलंबन के जो कण होते हैं आसानी से देखा जा सकता है। इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जरूरी नहीं, इसको आसानी से भी आप देख सकते हैं। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकल पाते। निलंबन के जो इसलिए निलंबन को फिल्टर द्वारा पृथक भी किया जा सकता है, मतलब फिल्टर द्वारा इसको अलग अलग किया जा सकता है। निलंबन अस्थायी होते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद निलंबन के कण बैठ जाते हैं। निलंबन उसमें से गुजरते हुए प्रकाश की किरण पुंज का परिकरण कर देता है, क्योंकि इसके कण पर्याप्त बड़े होते हैं। उदाहरण मटमैला जल, जल में आटा, दूधिया मैग्नीशियम एंड चौक जल का मिश्रण और आदि, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर का आंसर था। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए और आपको बेस्ट रहेगा कि आप वेबसाइट से जाकर वहाँ से नोट कीजिए। यहाँ पर अगर समझना चाहते हो तो यहाँ से समझ लो और वेबसाइट से जाकर फटाफट नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। जैसे सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। इसमें कौन समांगी मिश्रण है, कौन विषमांगी मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण में कौन कौन आ जाएगा? सोडा जल आ जाएगा, बर्फ आ जाएगा, वायु आ जाएगा, सिरका आ जाएगा, छनी हुई चाय आ जाएगा। लेकिन वहीं पर विषमांगी मिश्रण मिट्टी हो जाएगा, सॉरी लकड़ी और मिट्टी हो जाएगा। और यहाँ पर जो शुद्ध वायु है वो समांगी मिश्रण होता है, एंड अशुद्ध वायु जो होता है ना वो विषमांगी मिश्रण होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो शुद्ध वायु होगा वो समांगी मिश्रण होगा और अशुद्ध वायु बोल दिया तो वो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। यदि दिया हुआ रंगीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, मतलब बर्फ बन जाता है, तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ रंगहीन द्रव जो है वो शुद्ध जल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? तो कुछ वस्तु का लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पर ही और उसमें से बताना है कि कौन सा शुद्ध पदार्थ है और कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। कहाँ चला गया? यहाँ देखिए, जैसे बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से शुद्ध पदार्थ है उसको हम लोग को छांटना है। तो लोहा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा और पारा, ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या लिस्ट बना सकते हो कि शुद्ध पदार्थ निम्नलिखित है। ठीक है, और उसके बाद इसमें से जो जो यहाँ पर लिखा हुआ उस चीज़ को लिखोगे और ए नंबर में जैसे लिख दोगे कि ए इक्वल्स टू जो है ए में बर्फ़ है तो बर्फ़ देख लीजिएगा शुद्ध पदार्थ है या नहीं है। फिर से दूध शुद्ध पदार्थ है या नहीं है? तो ये तो नहीं है। लोहा, हाँ लोहा है शुद्ध पदार्थ, तो हम लोग लिख लेंगे कि सी जो है लोहा शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ का लिस्ट बनाकर उसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी आप लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। ठीक है, जिससे आप अपने नोट्स को समझ कर, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो तो उससे पढ़ना तो आप ही को है, तो आप किस प्रकार से समझ पाओगे उस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ के निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। अब जो मिश्रण यहाँ पर बना हुआ है इसमें से विलयन कौन है कौन नहीं आपको पहचान करना है। जैसे मिट्टी हो गया, समुद्री जल हो गया, वायु हो गया, कोयला हो गया, सोडा जल हो गया, ये सब में से कौन मिश्रण है कौन नहीं है, मिश्रण में विलयन का पहचान करना है। तो समुद्री जल जो हो जाएगा वो विलयन हो जाएगा। समुद्री जल जो है वो क्या है? समुद्री जल जो है वो इसमें विलयन है। वायु विलयन है और सोडा जल विलयन है। ठीक है, ये सब क्या है? विलयन है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा?
तो टिंडल प्रभाव जो होता है वो उसको कौन प्रदर्शित करेगा, इसमें से देख लीजिए, नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट और का विलयन और स्टार्च विलयन। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, दूध और स्टार्च जो विलयन है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, एक निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्र में वर्गीकृत करें। सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त। तो इसमें से जो तत्व होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, सोडियम हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, टीन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। वहीं पर यौगिक क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। और वहीं पर मिश्र क्या हो जाएगा, मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन, रक्त आदि। यहाँ पर देखिए तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलकर बने होते हैं। इनमें तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, जबकि मिश्र में तत्वों का अनुपात स्थिर नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं और कौन से परिवर्तन रासायनिक नहीं है। तो जैसे पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलना, खाना पकना, भोजन का पचना, जल से बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना। तो इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हो जाएंगे, लोहे में जंग लगना, खाना पकना, भोजन का पचना और मोमबत्ती का जलना। ये सब क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, साइंस का चैप्टर 2 क्लास 9 का कंप्लीट हो गया। तो अगला वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, चैप्टर 3 करेंगे। ठीक है, साइंस का चैप्टर 3 करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक करना है, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना है, ताकि वो भी इससे नोट्स अपना कंप्लीट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।